अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज देखेंगे कहानी का दूसरा हिस्सा। जब तीनों बेटे खड़े होते हैं और यंसा को उनके वालिद काफ़ी डांटते हैं कि आपने हमें बेवकूफ़ बनाया। इसके बाद जो हमारे मेन रोल लीड करने वाले हीरो हमारी हीरोइन को अपने प्लेस पे बुलाता है और उसे काफ़ी सख्त अल्फाज में कहता है कि जो उसने किया बहुत गलत किया, क्योंकि उसे जिस तरह प्लान समझाया गया था उसने अपने ही प्लान के मुताबिक वो प्लान सरअंजाम दिया। तो अब वो कहती है कि नहीं, मैं कोई बच्चा जो है उसका कत्ल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वही किया जो तुमने कहा था, लेकिन मैंने अपने स्टाइल में किया। इस पर हमारे हीरो यू उसे कहता है कि तुमने तो अपने प्लान के मुताबिक किया, लेकिन अब इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुमने बहुत सारे दरवाजे खोल दिए मुसीबतों के। और फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन हमारे हीरो के भाई को संभालती, क्योंकि उसने बहुत नशा किया होता है, क्योंकि उसे इस बात का सदमा होता है कि जो बच्चा उसकी फियांसी के पेट में था वो उसका बच्चा नहीं था। और फिर वो गिरते गिरते ख़ुद को संभलता है और फिर वो बहुत ज़्यादा हार्डली बात करता है कि वो बहुत परेशान है। इधर हमारे हीरो यू इस बात की इन्वेस्टिगेट करता है कि आखिर जो हमारी हीरोइन है उसकी फैमिली को किसने जलाया था। तो उसे न्यूज़ मिलती है कि जब उनकी फैमिली या घर जल रहा था तो वहाँ कुछ मशकूक आदमी खड़े थे, शायद ये इन्हीं का काम हो सकता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सब लोग टेबल पर बैठे और खाना खा रहे होते हैं। तो हमारे जो हीरो के वालिद है वो ये अनाउंस करता है कि उसने एक पार्टी रखी है, उसमें एक बिजनेसमैन की बेटी आएगी जिसका नाम शू है, और तुम में से कोई भी उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो, यानी अपने प्यार में, ताकि उसकी शादी हमारे घर में किसी के साथ भी हो जाए और हम जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। इतने में जो यंसा है उसकी जो मंगेतर है वो आ जाती है और शोर करती है कि मुझे यू ने पैसे दिए थे, यानी हमारी हीरो ने, कि तुम ये ड्रामा करो कि तुम्हारा बच्चा जो है वो किसी और का है, ताकि जो हमारा ज़्यादातर जायदाद है वो उस बच्चे के नाम ना लिखी जाए। इधर हमारे हीरो बहुत आराम से खाना खाता है, उसे इस बात का पहले से इल्म होता है कि ऐसा ही होगा। इधर हमारी हीरोइन काफ़ी परेशान होती है और उसे याद आ जाता है कि यू ने उसे बताया था कि तुमने बहुत सारी मुसीबतों के दरवाजे खोले हैं, जो कि अपने तरफ से जो प्लान तुमने किया है। दोस्तों इधर आपको बताते चले कि पिछले एपिसोड में इनका प्लान ये था कि जो यंसा की जो पियांसी है उनके पेट में जो बच्चा है इसको अबॉर्ट करे, लेकिन हमारी हीरोइन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसा किया कि कोई आदमी आता है और कहता है कि ये बच्चा यंसा का नहीं बल्कि मेरा है, तो इससे बच्चा बच जाएगा। लेकिन नहीं, इधर सारा इल्ज़ाम यू पर आ जाता है। वो लड़की कहती है कि यू ने उसे पैसे दिए थे कि ऐसा कहे, और इधर यू को पनिशमेंट मिल जाती है। उसके वालिद उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम मेरी रियल औलाद नहीं हो, इसीलिए तो तुमने ऐसा किया। इधर हमारी जो वालिद है हीरो के, उसे याद आ जाता है कि कैसे वो उसकी माँ से मोहब्बत करता था, और फिर हमारी हीरोइन ने भी ये बातें सुनी थी कि जो यू की वालदा थी उससे जो है जो वालिद है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर उससे यू पैदा हुआ तो वो भाग गई, और फिर उसकी सिस्टर से जो है यू के वालिद ने शादी की, और जो यंसा है ये उन्हीं से पैदा हुआ। तो ये इनका ही बेटा है, लेकिन चूँकि बाकी भाई उन्हें ज़्यादा जो है पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी माँ क्रेज़ी है और भाग गई थी। फिर उसको पनिशमेंट मिल जाती है कि ये रात तक यहाँ होगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। इधर हमारी हीरोइन काफ़ी परेशान होती है कि उसने वाकई गलत किया था, इससे तो अच्छा था कि बच्चे को अबॉर्ट ही करती वो। इधर यंसा आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा एंजल टाइप का होता है, और वो उसे कहता है कि सॉरी, तुम्हें हमारे घर के हालात देखने पड़ रहे, हमारे घर में ऐसी ही इश्यूज़ आए दिन होते हैं। यू वहाँ बेटा होता है और कुछ नहीं कह रहा होता। इधर हमारी हीरोइन का परेशान होती है और यू उसी तरह बेटा होता है, क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली थी कि वो रात तक यहाँ बैठेगा। रात हो जाती है तो यंसा अम्ब्रेला लेके उसके ऊपर करके उसे कहते हैं कि चलो अब मैंने तुम्हें माफ़ किया है, चलो। लेकिन यू उसे सख्त अल्फाज में कहता है कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। अब यहाँ पर दोस्तों एक
कन्फ्यूजन है कि यू यिनसा जो कि एंजल टाइप का लग रहा है और यू जो कि विक्टिम है, इनमें पता नहीं चल रहा कि विक्टिम आखिर कौन है, यिनसा या यू। और यिनसा जो ड्रामा कर रहा है एंजल बनने का, क्या ये सही है या सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है, और यू को सब कुछ पता है। फिर इधर हमारे हीरोज़ के जो वालिद है वो अपने बड़े बेटे को समझा रहे होते कि जैसे यिनसा यू के साथ नरमी से पेश आता है और रात को अम्ब्रेला भी लेके गए उसके ऊपर की ताकि वो बारिश से बच जाए, तुम भी इसी तरह ही करो क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। चाहे हम कितने ही इस बात को तस्लीम ना करें, लेकिन हकीकत में वो तुम्हारा भाई है और तुम भी इंसानियत को थोड़ा सा जो है पकड़े रखो। तो इधर हमारी जो हीरोइन है वो काफ़ी नरम पड़ती है और यू के ऊपर जितने भी उसके जो निशान हैं ज़ख़म के, उसको ठीक करने में मदद करती है। और जैसे ही इंसा वहाँ से चले जाते हैं, यू उनका हाथ पकड़ते हैं और खींच कर कहते हैं कि तुम जो हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बहुत बड़ी मुसीबत अब आएगी क्योंकि तुमने प्लान अपने ही तरीके से जो है प्लान किया था। इधर वो गुस्से में हमारे हीरोइन को जो है पनिश करता है और उसे सख्ती से मना करता है कि जाके मेरे भाई के बहुत ज़्यादा क्लोज आओ और उसे अपनी जाल में फंसाओ, अपनी मोहब्बत की जाल में। और वो वहाँ से जाने लगती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन हमारे हीरो उसे दोबारा पकड़ के कहता है कि तुम ऐसा ही करोगी, हालांकि तुम सिर्फ मेरी माशूका हो, लेकिन अब मैं एक और प्लान चला रहा हूँ, इसलिए तुम उस प्लान का हिस्सा बनोगी और मेरी मदद करोगी। लेकिन याद रखना, मैं अंधेरे में हूँ और तुम रोशनी में, इसलिए मैं नज़र नहीं आऊँगा, तुम ही नज़र आओगी, इसलिए बी केयरफुल। तो दोस्तों, कहानी आगे की तरफ बढ़ती है और मुझे हंसी आ रही है कि हर कोरियन चाइनीज़ ड्रामा एक ही मतलब तरस की कहानी होती है, लेकिन लोग फिर भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ अब वही पार्टी है जो हमारे हीरो के वालिद ने कहा था कि एक पार्टी होगी जिसमें एक लड़की आएगी और तुम में से कोई भी उसके करीब आने की कोशिश करो, जो भी कामयाब होगा उससे उसकी शादी करेंगे और हम फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत होंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। इधर जो हमारे हीरो यू का बड़ा भाई है वो कुछ ज़्यादा है उसके करीब आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यू बीच में आके कहता है कि तुमने जो ड्रेस पहना है वो तो 2 कौड़ी का नहीं है। तो उसको गुस्सा आ जाता है उस लड़की को और वो कहता है कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कीमती ड्रेस दूंगा जो कि तुम पर अच्छा लगेगा। और वो हैरान हो जाती है, अपने ड्रेस को बार बार देखती है और कहती है कि मैं दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस तुम्हें ला कर दूंगा, आ जाओ। फिर वो उसे अपने साथ लेके जाता है। यह उसका बड़ा भाई काफ़ी गुस्से में होता है और जो हमारे छोटे है यिनसा, उससे अपनी वालिद कहते कि तुम भी अपनी किस्मत आजमाई करो, जाके एक चांस ले लो, क्या पता वो तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तो वो कहता है नहीं, मैं तो उसी से शादी करूँगा जिससे मुझे मोहब्बत होगा। वो ऐसी बातें करता है जिससे उसके वालिद काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि ये बेटा मेरा काफ़ी एंजल टाइप का है, इसका दिल काफ़ी अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो और वो जो लड़की आई थी शू, वो दोनों आ रहे थे और उसने अपना ड्रेस चेंज किया होता है, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। इधर हमारे बड़े जो हीरो के जो बड़े भाई उसको काफ़ी जेलसी फील होती है। इधर हमारी हीरोइन जो है जानबूझ के यिनसा के ऊपर गिरने का नाटक करती है और उसे किस भी करती है, मतलब गलती से। तो यिनसा काफ़ी हैरान हो जाता है और उसको वहाँ से ले चलता है। इधर हमारे बड़े भाई यानी हीरो को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो हमारी हीरोइन से काफ़ी मोहब्बत कर रही होती है, लेकिन चूँकि वो सब प्लान के मुताबिक हो रहा था, उसी ने कहा था कि मेरे भाई से मोहब्बत का नाटक करो, उसे अपने जाल में फंसाओ। इधर शू भी इस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा देख रही होती है और कहती है क्या तुम इसको देखकर जेलस हो रहे हो। वो कहता है नहीं, लेकिन तुमने जो रिंग पहना है वो बहुत बेकार है, फजूल सा है, और इससे अच्छा रिंग में तुझे दुनिया का सबसे कीमती रिंग तुम्हें जो है दे सकता हूँ। और उसके कान से वो रिंग जो मतलब एक टॉप्स होती है वो ले लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। वो काफ़ी हैरान होती है कि ये क्या, इतनी कीमती टॉप्स वो मेरे कान से ले रहा है। इधर वो उसे व्हीलचेयर पर लेके आता है यिनसा हमारी हीरोइन को, और हमारे हीरो यू बेटा होता है। कहते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं यार इसके पाँव में थोड़ा मोच आया था इसलिए इसे हॉस्पिटल लेके गया था और अब जो है इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। वो उसे बेड पर सुला देते हैं।
वैसे दोस्तों मुझे तो ये ड्रामे देखकर मज़ा नहीं आता क्योंकि इनकी कहानी एक ही होती है। चलो आगे चलते हैं। यिनसा जैसे ही कमरे से निकलता है तो हमारी हीरोइन से कहती है कि जाओ वॉशरूम में एक किट रखा है वो लेके आओ ताकि तुम्हारे गर्दन पर जो जो मेरे होंठों का निशान लगा है वो मैं हटाऊँ यानी मिटाऊँ, क्योंकि मेरी लिपस्टिक की निशान इतनी आसानी से नहीं जाती। जिस पर यिनसा काफ़ी उनके करीब मतलब ख़ुद को फील करता है और थोड़ा सा मतलब जज्बाती हो जाता है, लेकिन जल्दी खुद पे कंट्रोल करके वहाँ से चले जाता है। और इधर हमारा यू आ जाता है। अब वो उसको कहते हैं अच्छा तुझे बहुत तरीके आते हैं मर्दों को अपनी तरफ करने का। तो वो कहते हैं ये तो तुमने कहा था इसलिए मैं कर रही हूँ, और मैं अपनी बहन की सर्जरी के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे पैसे लेने हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, और जाओ अपनी शू के पास। लेकिन हमारा हीरो से किस करने लगता है ज़बरदस्ती, और वो हमेशा ऐसे ही उसे किस करता है, लेकिन वो हमारी जो हीरोइन है वो तो बिल्कुल ख़ुद को छुड़ा ही नहीं सकती उनसे। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे भाई के करीब आ जाओ, लेकिन तुम मेरी हो सिर्फ मेरी। फिर वो दोनों बेड पर हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन सो रही होती है, और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि यार मैं कितना इससे प्यार करता हूँ और कितना इसके मतलब इसके लिए पागल होने वाला हूँ। इधर दरवाजे पे नॉक होता है और यिनसा जाता है उसका खैरियत पूछने के लिए। तो वो उसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो हमारे हीरो है वो उसे काफ़ी किस कर रहा होता है क्योंकि वो जेलसी फील करता है। और फिर यिनसा वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे हीरो उसके कान में वही टॉप्स पहना देता है जो शू से लिया होता है। अरे भाई ये क्या? तो वो कहती है कि ये क्या है? तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ये देखो ये टॉप्स पहनो। यानी ये भी हमारे हीरो के प्लान का हिस्सा होता है। फिर वो हॉस्पिटल आती है और अपनी बहन की तरफ देख रही होती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगी, कुछ भी, मैं इतनी ग्रेडी बनी हूँ पैसों के लिए, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए मैं कुछ भी करूँगी। इधर वही पार्टी दोबारा रखी जाती है। हमारे हीरो के वालिद दोबारा एक पार्टी रखते हैं जिसमें उनके सारे बेटे शामिल होते हैं। यू उनका सबसे बड़ा बेटा होता है, या शायद ये दूसरा वाला सबसे बड़ा होता है, उसके बाद यू आता है। वो जाके डायरेक्ट शू को जो है प्रपोज़ करता है क्योंकि वो बहुत लालची होता है। इधर बीच में हमारे हीरो आते हैं, उसे कहते हैं कि इसको एक्सेप्ट मत करो क्योंकि ये कुछ ही दिनों बाद तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए तुम मुहतात रहना। जिस पर उनके बड़े भाई यानी जो उसका रोल अदा करे विलन का, उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यू उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी करो क्योंकि मेरी फैमिली में मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो तुम जब मुझसे शादी करोगी तो ये सब एक तो मुझे एक्सेप्ट भी करेगी और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे नौकर होंगे, बहुत सारे गार्ड्स होंगे। वो लड़की कहते इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? वो कहता है इससे तुझे ये फ़ायदा होगा कि जब मैं तुम्हें ये रिंग पहनाऊँगी तो जो जितने भी मेरे गार्ड्स हैं, मैं एक बाहर मतलब घर से बाहर मैं एक क्लाइंट हूँ, लेकिन घर के अंदर मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो इससे तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ेगी, तुम्हें हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। इधर हमारी हीरोइन जो है उसने वही टॉप्स पहने होते हैं और उस शू के सामने आ जाती है। शू कहती है कि ये तो मेरे टॉप्स है। तो वो जो हमारे यू है या हमारी हीरो, वो उसे कहता है कि ये तुम्हारी नहीं है बल्कि उस जैसे बहुत सारे और टॉप्स है, तुम्हारे टॉप्स तो मेरे बटवे में हैं। और वो उसे दिखाता है। वो ज़बरदस्ती उसके कान से वो रिंग यानी वो टॉप्स निकालते, जिससे हमारी हीरोइन की जो कान है उससे खून बहना शुरू हो जाता है थोड़ा सा। तो वो उसे कहते तुमने ये क्या किया, तुम्हारे टॉप्स तो मेरे जेब में है, ये देखो। यानी ये इनके प्लान का एक ख़तरनाक हिस्सा होता है। और फिर उसे वो टॉप्स दिखाए जाते हैं। इधर यिनसा उसे कहते कि चलो माफ़ी मांग लो, तुमने उसके कान को ज़ख्मी किया। लेकिन वो कहते हैं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, और वहाँ से चली जाती है। इधर यू कहता है कि चलो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और इधर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हीरोइन अपने कान को देख रहे होते हैं और पीछे से यू आ जाता है। वो उसे कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, उसके रिंग मुझे क्यों पहना है? तो वो कहता है कि ये मेरे प्लान का हिस्सा था। और फिर उसे मुहतात करता है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो, मेरी वुमन हो, इसलिए मेरे भाई को सिर्फ़ अपने जान में बसाओ, ज़्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। जिस पर वो कहती है कि तुमने ख़ुद ये प्लान बनाया है और अब तुम्ही से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस पर हमारे हीरो जो है वो थोड़ा सा गुस्से में आकर हमारी हीरोइन के कान को मतलब थोड़ा सा बाइट करते हैं, जिस पर उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है।
लेकिन इतने में दरवाज़े पर नॉक होती है और यंसा आ जाता है उसकी खैरियत पूछने के लिए। वो उसे यानी यू को पीछे की तरफ धकेल देती है और ख़ुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलती है और उसे बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उसे गुड नाइट भी करती है। हमारे हीरो यू उसे कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे तो कभी गुड नाइट नहीं करती लेकिन उसको गुड नाइट करती हो, तो यानी वो काफ़ी जेलसी फील कर रहा होता है। और हमारे हीरोइन उसे समझाने की कोशिश करते कि आप बार बार ऐसा क्यों सोच रही है, ये सब सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है और ये तुम ही ने मुझे बताया है। इधर सुबह सुबह हमारे हीरोइन को फ़ोन आती है हॉस्पिटल से, और वो जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि जो है तुम्हारी जो बहन है उसका जो मतलब यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता और तुम उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। ये देखते हैं कि वहाँ शू भी आई होती है और ये उसी का काम होता है। वो कहते हैं कि अगर इस लड़की के बहन को यहाँ से नहीं निकाला तो वो कहती है, हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने यहाँ पैसे दिए हैं, तो वो डॉक्टर से कहती है कि इनके पैसे वापस करे और उनकी बहन को यहाँ से निकाले, वरना मैं यहाँ की कोई असिस्टेंट नहीं बनूंगी। क्योंकि वो आजकल इसी हॉस्पिटल में आती जाती रही थी जिससे इस हॉस्पिटल की पब्लिसिटी में इजाफा हो रहा था, इसलिए वो लोग इनकी बहन को वहाँ से निकालने के लिए 2 दिन देते हैं। यहाँ पर हमारी हीरोइन काफ़ी परेशान होती है, वो काफ़ी ड्रिंक्स लेती है। वहाँ पर यंसा उनकी मदद करता है और उसे हॉस्पिटल को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर ऐसा किया तो हॉस्पिटल को 2 दिन में ख़त्म करूँगा, और आप जानते हैं कि मेरी कितनी ताकत है, इस हॉस्पिटल को ही बंद करवाऊँगा। फिर यंसा उनसे कहती है कि तुम किसी रिच फैमिली में शादी करो ताकि तुम्हें जो है यानी किसी भी लड़की को रिच फैमिली में शादी करनी चाहिए ताकि उनको सिक्योरिटी भी मिले और उनके ऐसे छोटे मोटे काम करे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी स्टोरी को वाइंड अप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लेंथ जो होती है यानी स्टोरी की वो आपको भी बोर करते हैं और मुझे भी थका देते हैं। इसलिए मैंने बहुत सारे चैनल्स पर देखे हैं कि लोग पूरी पूरी कहानी को डाल देते हैं और उनको व्यूज़ अच्छे मिल रहे होते, मतलब लोग देख रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट हो गए। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सुने लेकिन हर दिन सुने, एपिसोड वाइज सुने, और साथ साथ में मैं थोड़ा गपशप भी लगाऊं कि ये सारी जो है ये ड्रामे जो है मैं अपने आवाम को बता रही हूँ, ये हकीकत से बहुत दूर होते हैं। उनके ड्रामों का हकीकत से कोई भी लेन देन नहीं होता, ये मैं बताऊँ। यह यानी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि वो खुद से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करे। हमें हमेशा चाइनीज़ एंड कोरियंस ड्रामाज़ में दिखाया जाता है कि लड़का जो है वो लड़की पर मरता है और उनके गार्ड्स ऐसे दिखाए जाते हैं हमें जैसे रोबोट किस्म के, यानी वो जो है ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे बस वो एक चुटकी बजाते हैं और सारे गार्ड्स खड़े हो जाते हैं। उस लड़की के लिए बहुत सारी चीज़ें, सोना, हीरे, सब कुछ लाके उनके पैरों में रख देते हैं क्योंकि वो सारे गार्ड्स उस लड़के के एक इशारे पर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों में ज़्यादा मुलविस होने की वो नहीं, बस अगर एक ड्रीमी है और आप लोग को ड्रीमी दुनिया पसंद है तो ये स्टोरीज़ आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। बाकी पाकिस्तानी ड्रामा जिंदाबाद, वो एक हकीकत है, रियलिटी है, उसमें वो देख सकते हैं आप। थोड़ा बहुत आप लोग इंडियन ड्रामा से भी मतलब मोहब्बत करते हैं जो हमारी न्यू जनरेशन है, लेकिन उसमें भी हकीकत बहुत कम होती है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, ट्रेडिशंस दिखाए जाते हैं। लेकिन ये ड्रामे तो बिल्कुल, ये जो कोरियन चाइनीज़ है तो बहुत हटके होती है। तो इसीलिए साथ साथ में मैं आप लोगों को एक बहन की तौर पे एक वो भी करती हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ ड्रीम्स में होते हैं, ये हकीकत में इनकी भी अपनी लाइफ ऐसी नहीं होती जो आजकल लड़कियाँ कोरियन और इनके पीछे मर रही है। खुदा के लिए जो आपके पास है वो बहुत कीमती है, ये ऐसा नहीं है जो आप लोग दूसरों को देखते हैं और वो जो दिखाते हैं तो आप समझते हैं कि वो ऐसी ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब जो है ड्रीम्स होते हैं, इनकी ड्रीमी दुनिया होती है, बाकी कुछ नहीं होती।